प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। देश की सर्वोच्च अदालत अर्थात सुप्रीम कोर्ट में तमाम केसेस इस समय चल रहे हैं। उनमें से एक केस महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में एक शिवसेना होती थी, उस शिवसेना के दो दावेदार हैं, एक वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। दोनों के बीच में रस्साकशी है। अपनी सरकार को लेकर भी उद्धव ठाकरे ने याचिका लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच इसके संदर्भ में सुनवाई कर रही है। राज्यपाल की भूमिका को लेकर सवाल थे और राज्यपाल की भूमिका की लेकर उठे हुए सवालों का जवाब देने के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में मौजूद थे, जो राज्यपाल की ओर से तर्क दे रहे थे। और वहां पर तर्क देते हुए तुषार मेहता ने बताने की कोशिश की कि देखिए, हमारा जो देश है वो दो दलीय नहीं है, हमारे यहाँ बहुदलीय लोकतंत्र है और हमारे यहाँ चुनाव से पहले गठबंधन होता है और एक चुनाव के बाद गठबंधन होता है। चुनाव के पहले जो गठबंधन होता है वो नीति संगत होता है, क्योंकि प्रत्याशी जब मतदाता के पास जाता है तो वह स्वतंत्र हैसियत में नहीं होता है, बल्कि विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। चुनाव के बाद अगर गठबंधन होता है तो वो दरअसल हॉर्स ट्रेडिंग होता है। जब इस तरीके की बात तुषार मेहता के द्वारा की गई तो उद्धव ठाकरे की ओर से सदन में मौजूद कपिल सिब्बल, जो जाने माने अधिवक्ता, उन्होंने इस पर आपत्ति की। उन्होंने कहा एक राज्यपाल इस तरीके की दलील कैसे दे सकता है। तुषार मेहता ने तुरंत अपना स्टैंड बदला और कहा ये मैं व्यक्तिगत हैसियत से कह रहा हूं। कपिल सिब्बल का सवाल था, व्यक्तिगत हैसियत से आप कैसे कह सकते हैं? आप यहां पर पैरवी कर रहे हैं राज्यपाल की ओर से, तो राज्यपाल की ओर से आप उनका पक्ष रख रहे हैं। और इस पूरी कश्मकश के बीच में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा टिप्पणी की गई कि राज्यपाल को राजनीतिक रूप से इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। मसला महाराष्ट्र के संदर्भ में था, लेकिन उसका संदेश बड़ा व्यापक है। व्यापक इसलिए है कि पिछले कुछ समय से राज्यपाल की भूमिका को लेकर देश में सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये सवाल नए नहीं है। भारत में जब से गणतंत्र घोषित हुआ उसके बाद से ही राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में बताया गया कि यह राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है और केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद रहते हुए राज्यपाल क्या सियासी चालें चलने से बच पाते हैं? एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर ही तो उनकी मौजूदगी है, क्योंकि केंद्र में जो सरकार होती है वो किसी राजनीतिक दल की होती है और उस राजनीतिक दल की सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जो शख्स होता है अमूमन वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से उसका अतीत संबद्ध रहता है। अगर नौकरशाहों को भी बनाया जाता है तो उसमें भी राजनीतिक दल या सरकार अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्ति का चयन करती है। नतीजन जहां पर केंद्र की सत्तारूढ़ दल के विपरीत किसी अन्य दल की सरकार राज्य में होती है तो उस सरकार को बड़ी परेशानी महसूस होती है राज्यपाल के तौर तरीकों को लेकर। ये उदाहरण पहले भी मिलते थे। केरल के संदर्भ में उदाहरण बड़े स्पष्ट तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जहां पर नमूद्रीपाद की सरकार को प्रचंड बहुमत के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया था, जब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में टकराव हुआ था। पर 90 के दशक के बाद ये टकराव और ज्यादा व्यापक स्वरूप में दिखने लगा और वर्तमान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दिग्विजय का रथ दौड़ रहा है उसमें कुछ राज्य अभी भी उस रथ को रोक लेते हैं और जहां वो ये रथ रोक लेते हैं वहां पर मौजूद गैर भाजपा शासित सरकारें या शिकायत करती रहती हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है और काम में सबसे बड़ी अड़चन वहां पर मौजूद राज्यपालों के द्वारा ही प्रस्तुत की जा रही है, चाहे वो आर्य मोहम्मद खान के संदर्भ में हो या छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही अनुसुईया उइके के संदर्भ में। इस प्रकार की शिकायतों के साथ भूपेश बघेल भी होते हैं, इसके साथ में परियन भी होते हैं और भी तमाम लोग जहां पे गैर भाजपा शासित सरकार है इस शिकायत के साथ है। और यही हमारा आज का विषय है, राज्यपाल ना चले सियासी राह, सुप्रीम सलाह। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है टिप्पणी की शक्ल में, आदेश की शक्ल में नहीं। क्यों ऐसी नौबत आ गई है और क्या राज्यपालों के संदर्भ में ऐसी अपेक्षा वाकई जायज है? या राज्यपाल तो होते ही इसलिए है कि जो सियासी चालें केंद्र चलना चाहे उसके संदर्भ में वह अपना उपयोग होने दे? सवाल है। इस सवाल का उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और भारतीय राजनीति के इस प्रासंगिक विषय पर कुछ तथ्यपूर्ण चर्चा करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा ही स्पष्ट है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि प्रलय भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरा, सागरा भेद मिच्छन्ति प्रलेपी न साधवा। अर्थात जिस सागर को हम इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वह भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल थल एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। चाणक्य के द्वारा यह बात कही गई थी।
राज्यपाल के संदर्भ में हम उस श्रेष्ठ व्यक्ति या संत स्वभाव की अपेक्षा करते हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करेंगे। पर क्या वो हमारी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं जो राज्यपाल के तौर पर इस समय देश में विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं? इसे अपने जहन में रखते हैं सवाल की शक्ल में और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनय जायसवाल हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, मुखर हैं तमाम मुद्दों पर। हमारे साथ इंजीनियर इमरान लतीफ जी हैं, देश की नवोदित राष्ट्रीय पार्टी अर्थात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं। और इन सबके बीच में अपनी खरी खरी कहने के लिए, कुछ के लिए कड़वी बात कहने के लिए क्या प्रख्यात पत्रकार श्रवण गर्ग जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रेम प्रकाश पांडे जी से ही करते हैं। कितना खराब लगा पांडे जी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सुनकर, या कितना सही लगा? आपसे जानने में दिलचस्पी है। क्या आपके दौर में ऐसा राज्यपाल कर रहे हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ रहा है कि भाई सियासी चीजों से बचें राज्यपाल? और कमाल की बात है, महाराष्ट्र के संदर्भ में देश के सॉलिसिटर जनरल तर्क दे रहे हैं चुनाव से पहले गठबंधन ठीक, चुनाव के बाद गठबंधन ठीक नहीं। वो गोवा में जो आप कर रहे हैं, मेघालय में जो आप कर रहे हैं, और भी तमाम जगहों पर आप जो कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में जो आप कर चुके हैं, तो वहां की सरकारों को बर्खास्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं क्या? ये हमारे जहन में आता है। थोड़ा रोशनी दें, ये नैतिकता के प्रतिमान आपके अलग अलग क्यों हो जाते हैं? जहां तक सवाल है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का, इको हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जिन परिस्थितियों में जो बात हुई, उन्होंने एक टिप्पणी की और ये बात, इस बात से कोई असहमत कैसे हो सकता है कि कोई भी राज्यपाल के पद पर है तो अपने कर्तव्यों का पालन करे और जो उसकी मर्यादा है, संवैधानिक मर्यादा, उसके अंतर्गत ही वो कार्य करता है। जहां तक सवाल है कि संवैधानिक मर्यादा के अंतर्गत जो उसे कर्तव्य पालन करने के लिए अधिकार मिला है, तो कई बार जैसे आपने चाणक्य के सूत्र में ही कहा कि भाई सागर भी कभी कभी अपनी मर्यादा तोड़ देता है, तो कुछ घटनाएं अपने देश में आज से नहीं पहले से भी होती रही है जी। और इसको किसी दल विशेष के साथ जोड़ करके तो कभी देखा जाएगा, तब तो और बहुत हो जाएगा जी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो तुषार मेहता जी ने ये बात कही कि जो चुनाव के पूर्व गठबंधन होता है वो नैतिक होता है, लेकिन कई बार ऐसे जगह पे परिस्थितियां बन जाती है कि चुनाव के बाद जो विधानसभा का जो बहुमत दल जिसको चाहिए वो नहीं होने पर फिर राज्यपाल के पास ये सवाल उठता है कि अगर बहुमत कोई बना है तो क्या उसको नहीं बनाए, क्या फिर से लोगों के आम चुनाव में जाने दे, तो उस स्थिति में वो देखता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जब फैसला आ गया है मुंबई मामले में, तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई है कि राज्यपाल के द्वारा जो भी पद गोपनीयता शपथ दिलाने के बाद भी उस सरकार को तत्काल ही जो समय सीमा के अंतर्गत रहता है उसमें विधानसभा में बहुमत को साबित करता है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में बिल्कुल जो हुआ था कि भाई पूर्व में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन का था, बाद में वो गठबंधन टूटा, एक गठबंधन और बना, सरकार भी बनने की बात आई थी। वो भी एक घटनाक्रम हम लोगों ने देखा कि जो एक एनसीपी के लीडर थे उनके पत्र और जो भी, अब बाद में परिस्थिति ऐसी बनी कि शिवसेना में ही विघटन हो गया और शिवसेना के विघटन के बाद शिवसेना और बचे हुए जो दलों के साथ एनसीपी और इसके वो बहुमत नहीं साबित करने की स्थिति में थे। और जब पांडे जी, मैं थोड़ा विनम्रता से आपको रोकता हूं, आप मूल मुद्दे पे क्यों नहीं रहना चाहते? थोड़ी असुविधा हो रही है आपको टिप्पणी को लेकर। महाराष्ट्र में क्या हुआ ये थोड़ी हमारा विषय है। विषय तो यह है कि वर्तमान में देश में जो राजभवन तमाम राज्यों में स्थापित हैं, क्या वह
केंद्र सरकार के पॉलिटिकल एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। केंद्र में जो सत्तारूढ़ दल है उस दल की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का कारण बने हुए हैं। राज्य की जनता ने जहां पर गैर भाजपा शासित सरकारों को अस्तित्व में लाया है, क्या उन्हें परेशान करने के लिए इन राज्यपालों का उपयोग किया जा रहा है, ऐसा ध्वनित होता है। इसको लेकर प्रेम प्रकाश पांडेय जी जैसा विचारवान राजनीतिज्ञ क्या दृष्टि रखता है, ये जानने में मेरी भी और मेरे दर्शकों की बड़ी दिलचस्पी है। महाराष्ट्र में क्या हुआ ये तो हमें पता है। अब जैसे गठबंधन की आप बात करो, बिहार में भी कोई गठबंधन हुआ था, वहां पे तो आपने संकोच किया नहीं। गोवा में हुआ, वहां पे भी संकोच नहीं किया। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम समर्थक भी कांग्रेस से लड़े थे, लेकिन आप उनको साथ लेकर सरकार बनाने में संकोच नहीं किए, तो वो जाने दीजिए। अभी तो केवल इस पे बात करिए कि क्या राज्यपाल का पद इसीलिए संविधान में आया था कि अगर केंद्र की सरकार अलग दल की हो और राज्य में सरकार अलग दल की हो तो राज्य की सरकार लिक्विड ऑक्सीजन में डली रहे, ना मर पाए ना जी पाए। तो इस पे थोड़ा प्रेम प्रकाश जी दृष्टि दीजिए ना, बड़ी जरूरत है हमें आपकी दृष्टि की। ऐसा नहीं है, देखिए राज्यपाल के भी कार्य करने के उनके अपने बिजनेस स्रोत बने हुए हैं और उनको केंद्र को जो सरकार है और प्रदेश में जो जो यहाँ कार्य होते हैं उसकी भी रिपोर्ट करने का उनको अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। जहां तक राज्य सरकारों का भी है तो राज्य सरकारें आप जो बोल रहे हैं तो कई जगह तो हम लोग खुद देख रहे हैं कि राज्य सरकारें जानबूझ करके टकराहट लेकर के और ऐसी परिस्थिति बनाती हैं, क्योंकि राज्य सरकारें, अब आप केरल की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में अगर आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए विधानसभा से कोई भी जो बहुमत के आधार पे आपको अधिकार है कि विधेयक पारित कर सकते हैं, तो विश्वविद्यालयों के संबंध में कुलाधिपति के पद को जो है मुख्यमंत्री का बना दिया जाता है। तो फिर जब अधिकारों की लड़ाई होगी तो राज्यपाल के पास भी ये अधिकार है कि आपके बिल को रोक लेगा। ऐसे ही जो उसका राज्यपाल का, जहां छत्तीसगढ़ की आपने बात कहा, उनका ये भी कर्तव्य है कि जो विधेयक पारित हुआ है वह हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जाने पर क्या स्थिति बनेगी उसको देखने का भी अधिकार है। तो इसलिए सिर्फ ये मान लेना, और मैं इस बात से तो बिल्कुल नहीं सहमत हूं कि वर्तमान में जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के पॉलिटिकल एजेंडा को करने के लिए है, बल्कि कई जगह तो आपने इसी भाजपा की सरकार में देखा। हेलो जी। तो जो राज्य सरकारों का भी ये काम है कि जो महामहिम पद पर बैठे हैं उनको अगर उनके द्वारा कोई चीज संवैधानिक स्तर पे बात की जाती है तो उनको भी सेटिस्फाई करने का काम राज्य सरकार का है। तो कुल मिलाकर प्रेम प्रकाश पांडेय जी इंकार कर रहे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो राज्य सरकारें हैं वो राज्यपाल के क्षेत्र पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही हैं। और क्या राज्यपाल अपने अधिकारों के संदर्भ में अपने दायित्व को लेकर सचेत न रहे? डॉक्टर विनय जायसवाल मेरे साथ हैं, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता में है, बहुत शिकायत के साथ राज्यपाल के साथ रही। ये अलग बात है कि वो राज्यपाल अब विदा हो रही हैं, पर नए राज्यपाल से उम्मीदें भी कांग्रेस जाहिर कर रही। तो डॉक्टर विनय जायसवाल से पूछते हैं कि केंद्र सरकार को क्या मानते हैं आप और राज्यपाल को क्या मानते हैं? एक डाकिया है जिसका काम स्टाम्प लगाना है, आपने भेजा स्टाम्प लगाएं और ओके कर दें, या राज्यपाल के पास में कुछ विवेकाधिकार है, विधि के अनुरूप आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पे बात करना है, क्या करना है, थोड़ा बताएंगे? प्रेम प्रकाश पांडेय जी वरिष्ठ नेता है और जिस तरह से उन्होंने राज्यपाल को डिफेंड किया है, और आपने शुरुआत में जो बात की कि महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी जी, न केवल महाराष्ट्र हिमांशु जी बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जो नगर निगम के जो चुनाव है उस पर डिसीजन भी दिया है कि जो तो मैं इमरान लतीफ जी के पास में चलता हूं। इमरान लतीफ जी, इस विषय के संदर्भ में आपका नजरिया जानने में दिलचस्पी है। क्या राज्यपाल की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सलाह गैर जरूरी है? प्रेम प्रकाश पांडेय जी का कहना है कि सब कुछ ठीक तरीके से तो हो रहा है, क्यों शिकवे शिकायत है, क्या कहते हैं आप? देखिए हिमांशु जी, दो बातें हैं।
अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसी आवश्यकता महसूस ना होती तो कदापि वो इस तरह की टिप्पणी ना करते। और खासतौर से जब बात महाराष्ट्र की हो रही है और वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं जो दूसरे राज्यों में भी प्रासंगिक है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के राज्यपाल को या उपराज्यपाल को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया है। और राज्यपाल और उपराज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसके एक एजेंट के तौर पे कह लें या नेता के तौर पे काम करने का काम किया है, यह स्पष्ट दिखता है। अगर हमसे आप पूछेंगे तो हमको तो एक शेर याद आता है कि हमसे क्यों पूछते हो तबस्सुम की लज्जतें, हमको तो मुस्कुराए जमाना गुजर गया। तो हमने तो राज्यपाल को उपराज्यपाल को जितना झेला है दिल्ली के अंदर, उतना शायद किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी की सरकार ने पूरे देश के अंदर नहीं झेला होगा। और ये जो संक्रमण केंद्र सरकार का उपराज्यपाल के जरिए फैलाया जा रहा था दिल्ली भर के अंदर, वो पंजाब भी पहुंच गया जहां हमारी सरकार बनी है। तो कुल मिलाकर साफ साफ देखा जा रहा है कि एक चुनी हुई सरकार जिसे दिल्ली की जनता ने चुना था अपना वोट देकर, अपना समर्थन देकर, उसको किस तरीके से बार बार विघ्न पहुंचाने का काम किया उपराज्यपाल महोदय के जरिए। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई, मेयर चुनाव जो सबसे नया मामला है अभी, वहां पर जो मनोनीत पार्षद थे उनको चुनाव में शामिल करने के लिए उपराज्यपाल महोदय बिल्कुल आतुर दिख रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जरिए उस पर रोक लगाई गई। ऐसे कई सारे मामले हैं। आपको याद होगा जब दिल्ली की सरकार बनाम उपराज्यपाल का मामला चल रहा था, जब अनिल बैजल जी उपराज्यपाल हुआ करते थे, तब भी इसी तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी कि बहुत ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए उपराज्यपाल को केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मामलात में। अभी हमने देखा कि अगर हम अच्छी शिक्षा नीति लाने की बात करते हैं, अगर हम अपने टीचर्स को विदेशों में भेजना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो राज्यपाल जी बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। अगर हम मोहल्ला क्लिनिक्स बनाने की बात करते हैं तो वहां पर तमाम तरह की अड़चनें खड़ी कर दी जाती हैं। कुल मिलाकर हमने देखा करें क्या इमरान लतीफ जी, आप जो है जनता के खून पसीने की कमाई पूरे देश भर में विज्ञापन देने में लुटा देते हैं, तो अब राज्यपाल का क्या दायित्व नहीं है, उपराज्यपाल का क्या दायित्व नहीं है भाई ऐसी फिजूल खर्ची को रोका जाए। तो ये जो व्यवस्था है देश में लोकतंत्र के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, वो किसी को भी निरंकुश होने से रोकने के लिए है। अब आपकी निरंकुशता को रोका जाता है तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा दखल दिया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। देखिए मैं इसका जवाब थोड़ा सा मुझे समय चाहिए। कोई भी जो राजनीतिक पार्टी होती है उसको जनता अगर सरकार के अंदर लाती है तो डिलीवरी के लिए लाती है, काम करने के लिए लाती है। और इसका किसी भी पार्टी का जो आकलन होना चाहिए वो काम के आधार पर होना चाहिए। अब दिल्ली की अगर बात कर लें तो दिल्ली के कुछ मामला जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं और कुछ मामला जो है वो राज्यपाल के अधीन आते हैं, उपराज्यपाल के अधीन आते हैं। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के जो मामले हैं वो मोटे मोटे तौर पर उसको दिल्ली सरकार देखती है। उसमें किस तरह का काम हो ये आप भी जानते हैं, पूरे देश की जनता जानती है, दिल्ली की जनता भी जानती है, क्योंकि उसी काम के नाम पर दिल्ली की जनता ने तीसरी बार सरकार बनाई है। जहां तक कानून व्यवस्था का मामला है, दिल्ली पुलिस का जो मामला है वो उपराज्यपाल के अधीन आता है। और आज के समय में दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो पूरे देश के अंदर सबसे खराब है। तो साफ पता चल रहा है कि कौन जनता के लिए काम कर रहा है और कौन है जो जनता के काम को रोकने की कोशिश कर रहा है। कौन जनता के काम को रोकने की कोशिश कर रहा है। बहुत शिकायत है इंजीनियर इमरान लतीफ जी को, विवादों का पर्याय है दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल। लेकिन मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं डॉक्टर विनय जायसवाल से, क्योंकि देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का भी एक इतिहास है राज्यपालों के संदर्भ में। जो आज सत्ता में, उन्हें उस दौर में बड़ी शिकायत रहती है कि कांग्रेस राज्यपाल के पद का बड़ा दुरुपयोग कराती है। उदाहरण से बताया जाता है कि कैसे एनटी रामाराव की सरकार को इन्होंने बर्खास्त कर दिया था, कैसे देवीलाल का बहुमत होते हुए भी भजनलाल को शपथ जो है कांग्रेस के द्वारा नियुक्त राज्यपाल के द्वारा करा दी गई थी। वही कांग्रेस आजकल राज्यपाल से बड़ी नाराज रहती है। तो विनय जायसवाल जी, थोड़ा रोशनी मिले आपसे, क्या कहते हैं आप? जी, देश की आजादी के बाद जिस तरह के संवैधानिक संकट से देश गुजर रहा है जी, और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है, संवैधानिक जो पोस्ट है, न केवल राज्यपाल की चर्चा भी आपने की और भी जो आपके मेहमान है उनसे उनकी बात हम सुने। छत्तीसगढ़ का मसला आपको पता ही है, किस तरह से जो आरक्षण का जो बिल है, आरक्षण का जो विधेयक है, वो राज्यपाल ने अपने पास कितने दिन से रखा हुआ है। मैं हिमांशु जी ये बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, इसने देश में एक नई पहल की है और एक जो कॉन्स्टिट्यूशन जो देश का है वो किस तरह से उसको छिन्न भिन्न करने का काम इन्होंने किया है। न केवल राज्यपाल बल्कि तो मैं बोलता हूं कि जितने भी
जितने भी इनकी जो जांच केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं और राज्यपाल हैं, एलजी हैं, ये सारे के सारे जो संवैधानिक पद हैं, इनका घनघोर दुरुपयोग जो है, एक शब्द, जहां भी गैर बीजेपी की सरकार है वहां पर ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, भी आप इसको बात को बोल देंगे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसमें कहीं गुरेज क्या है? गुरेज कुछ नहीं है हिमांशु जी। मैं आपका प्रति प्रश्न करने के पहले आपको बोलना चाहता हूं, मैं केवल ये प्रश्न रखना चाहता हूं कि क्या गैर भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं वहां पर सारे के सारे सफेद पोस्ट और सारे के सारे काम ठीक चल रहे हैं? आप मुझे बताइए, अगर उदाहरण अगर आप देखेंगे, अभी इतना बड़ा मामला उठा, जो संकट आया, जो एक आर्थिक संकट देश के ऊपर आया, उसमें जिस तरह से एक उद्योगपति का संरक्षण करने के लिए पूरी की पूरी केंद्र की जो सरकार है, उनके जो मंत्री हैं, जिस तरह से वकालत किए, जिस तरह एडवोकेसी किए हैं, वो भी एक पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने जो संस्थाएं हैं, जो LIC है, जो हमारी जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, उनका क्षरण ये कर रहे हैं, ये और बेशर्मी के साथ में उसका प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। इससे ज्यादा जो बुरा उपयोग और बुरा जो संवैधानिक पदों का जो स्थिति है, ये देश में नहीं हो सकती है। तो विनय जायसवाल जी तो इस बात का और विस्तार कर रहे हैं, बोले राज्यपाल की क्या बात कर रहे हैं? केंद्र में बैठी हुई सरकार तो हर संस्था के माध्यम से संवैधानिक कार्य करने के लिए ही तत्पर है। अब मेरे पास में इस पर तटस्थ राय के लिए श्रवण गर्ग जी के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और श्रवण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक होती है निर्वाचित सरकार, एक होती है निरंकुश सरकार। ये राज्यों में जो सरकारें हैं, क्या इनको लगता है कि इन्हें अगर जनता ने चुन लिया है तो अब ये निरंकुश है, इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए? और क्या ऐसी मान्यता कि संविधान के अंतर्गत राज्यपाल का पद सृजित इसलिए किया गया कि केंद्र सरकार देश की चिंता करती है, केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल की मौजूदगी होती है, और राज्यपाल का यह दायित्व बनता है कि वो देखे कि विधि सम्मत तरीके से, संविधान सम्मत तरीके से राज्य सरकार काम कर रही है, नहीं कर रही है, वो जहां कुछ दाएं बाएं हो वहां पर उस पर अंकुश लगाने का काम करे। तो थोड़ा आपसे दृष्टि मिले, क्या वाकई संविधान की भावना के अनुरूप काम हो रहा है या संविधान की भावना की आड़ में कुछ और काम हो रहा है? क्या कहते हैं श्रवण जी? देखिए, जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यतः राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर होते हैं राज्यों में जी। और हमारे यहाँ केंद्र में राष्ट्रपति की जो स्थिति है इस समय जी सरकार के सामने, वैसी की वैसी स्थिति राज्यों में राज्यपालों की है जी। पर उसमें फर्क है जी। फर्क यह है कि वो अतीत से हम निकल जाएं जब पूरे देश में कांग्रेस की हुकूमतें होती थी। इस समय अधिकांश राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सा राज्य है जहां आप कह रहे हैं कि वो निरंकुश हो गया है, इसलिए राज्यपाल को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। केरल में क्या चल रहा है, तमिलनाडु में क्या चल रहा है, धनखड़ साहब जब पश्चिम बंगाल में थे तब क्या चल रहा था, और अब वो राज्यसभा के सभापति हैं तब क्या चल रहा है। आप मुझे बताइए कि कौन सा राज्य है जहां राज्यपालों और केंद्र राज्य सरकार के मुख्यमंत्री या सरकारों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं? कोई राज्य नहीं है। तो क्या आपका मानना है कि सभी राज्य सरकारें निरंकुश हो गई हैं, वो प्रजातंत्र की अवहेलना कर रही हैं? ये जो मामला है महाराष्ट्र का, देखिए, इसमें एक तो ओरल टिप्पणी की है, मौखिक टिप्पणी की है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, अभी लिखित में कुछ कहा नहीं है जी। और उसमें सिर्फ ये कहा है कि राज्यपालों को जो पॉलिटिकल क्षेत्र है जहां गठबंधन बनते हैं पार्टियों के बीच में, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा है। और इसके जवाब में जो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणियां, उन्होंने ये कहा कि उद्धव का जो पक्ष था, उन्होंने जो एक प्रिंसिपल स्टैंड जो था अलायंस का, वो छोड़ के दूसरों के साथ चले गए, इसके कारण ये पूरा का पूरा हुआ। और फिर सीजे ने पूछा उनसे कि आपका इससे क्या लेना देना है, गवर्नर का इससे क्या लेना देना है, तो उसका वो कोई जवाब नहीं दे पाए।
मतलब राज्यपाल का इससे क्या लेना देना है कि वो प्रिंसिपल स्टैंड छोड़ दिया, हिंदुत्व को लेकर कुछ हो गया। कोश्यारी अब नहीं है वहां जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पर कोश्यारी जब थे तब की ये पिटीशंस हैं, मतलब पिटीशंस तब की चल रही हैं। देखिए, इसको राज्यपालों के का और हमारे यहाँ केंद्र के जो संबंध है उसके बारे में देखना पड़ेगा परिप्रेक्ष्य में। जी, भारत के इतिहास में 2005 में जो घटना हुई थी बिहार में, अगर आपको स्मरण दिलाऊं मैं, जी, कि एक चुनी हुई विधानसभा को उन्होंने भंग कर दिया था, राज्यपाल बूटा सिंह ने डिसॉल्व कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2006 में गैर संवैधानिक ठहराया था राज्यपाल के कदम को। और बूटा सिंह पहले गवर्नर थे देश के इतिहास में जिनको इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस के राज में ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि जो राज्यपाल हैं वो केंद्र के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। राजभवन जो है राजनीतिक षड्यंत्रों के अड्डे बन गए। ये एक आम धारणा रही है, और जिस तरह की नियुक्तियां राज्यपालों की होती रही हैं सरकारों को गिराने के लिए, बनाने के लिए कांग्रेस की हुकूमत में, वो देश के इतिहास में कोई छुपा हुआ नहीं है। देखिए, हमारी चिंता यह है कि जिस चीज को भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष भुक्त भोगी रहा है कांग्रेस की हुकूमत में, कि राज्यपालों के कारण उनको प्रताड़ित होना पड़ा है विपक्ष को, वो चीज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में क्यों होनी चाहिए, और वो हो रही है। राज्यपालों का उपयोग, उनकी नियुक्तियां, उनका चयन, मतलब पॉलिटिकली अगर आपको ये देखना है कि भाई पार्टी में एडजस्ट नहीं कर सकते, मंत्री नहीं बना सकते, राजस्थान से गुलाबचंद कटारिया को हटाना है क्योंकि वसुंधरा राजे के मार्ग में वो आड़े आ सकते हैं, तो उनको राज्यपाल बना दिया गया। आपने सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए एक जज को 2 महीने बाद ही आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया। आप आर्मी के लोगों को राज्यपाल बना रहे हैं। ये जो चल रहा है इस समय देश में, जो आरोप लग रहा है कि जो संघीय ढांचा है उसको केंद्र सरकार तहस नहस कर रही है। ये दिल्ली का एकमात्र उदाहरण नहीं है, पूरे देश में इस समय तहलका मचा हुआ है। मतलब बीजेपी के लोग पश्चिम बंगाल में ये आरोप लगा रहे हैं कि राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच में इतने अच्छे संबंध क्यों हैं? जी, क्योंकि वो बांग्ला बोल लेते हैं, बंगाली हैं और उनके अच्छे संबंध हैं, तो हो सकता है आगे पीछे उनको हटा दिया जाए। ये जो चल रहा है हिमांशु जी, कि पूरे देश के राज्यों में इस समय तहस नहस चल रहा है राजनीतिक रूप से, उसका मुख्य कारण यह है कि केंद्र सरकार की नीयत विपक्षी दलों के प्रति ईमानदार नहीं है, और वो राज्य सरकार बहुत ही खरी टिप्पणी कर दी है और बहुत ही कड़वी टिप्पणी कर दी है, जिसके लिए श्रवण जी ख्यात है। अब प्रेम प्रकाश पांडे जी क्या करेंगे ये जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। प्रेम प्रकाश जी बता रहे थे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो ऐसा कर ही नहीं रहे। इतना लंबा तजुर्बा है प्रेम प्रकाश जी आपका, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी, मध्य प्रदेश में मंत्री के तौर पर भी, छत्तीसगढ़ में मंत्री के तौर पर भी। थोड़ा बताएंगे कब आपने मेयर के चुनाव में मनोनीत पार्षदों से वोट करा के मेयर बनवाया है? पर आप चाह रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से दिल्ली में कि मेयर के चुनाव में वोट मनोनीत पार्षद डाल दे, जनता के चुने हुए पार्षदों को यह अधिकार ना रहे कि वो अपना नेता चुन पाए। आपसे जानना चाहूंगा, और श्रवण जी इस बात पर अचंभित हैं कि जो भाजपा राज्यपालों की भूमिका से कांग्रेस के दौर में प्रताड़ित रही, वो आज उसी कार्य को और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर करने के लिए इतनी प्रयत्नशील क्यों है? आरोप की शक्ल में श्रवण जी ने कहा है, कुछ तथ्यों के साथ कहा है, कुछ है आपके पास जवाब प्रेम प्रकाश जी? मैं श्रवण जी की बात से कि पहली बात कि कांग्रेस के जमाने में जो होता था जी, और वही अभी भी चल रहा है,
बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इसका कारण है कि कांग्रेस के समय में आपने खुद कहा कि लगातार सरकारों को 356 के माध्यम से गिराया गया जी, और ऐसा कई मतलब दर्जनों बार का है, सेंचुरी के आसपास चला जाएगा, नजदीक है जी। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार थी 1992 में, और एक घटना को लेकर के गिरा दिया गया, उसको भी बाद में हाईकोर्ट ने रिवोक किया, लेकिन उसके पहले चुनाव हो गया था। तो ये जो कहना है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप खुद बोल रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी और वहां के राज्यपाल से ठीक चल रहा है। तमाम राज्यपालों के द्वारा जिन जिन समयों पे अगर कोई आपत्ति की गई है तो उसमें राज्य सरकारों को जो मिले अधिकार है, उन अधिकारों का जब अतिक्रमण हुआ है और जहां राज्यपालों को लगा है कि ये संविधान के बाहर जा रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उनको रोकना और टोकने का काम उनने किया है। अब टोकने रोकने की काम को आप ये बताएंगे। आप चलिए, इस बात से बिल्कुल मैं, अभी एलजी की बात हो रही थी, अभी एलजी दिल्ली विधानसभा में भी जैसे उन्होंने विजिलेंस के लिए और अलग चीजों के लिए जो बनाया और उसको रोका राज्यपाल ने, तो आपके पास क्या वो अधिकार है? सरकार को, ये सबको मालूम है कि दिल्ली की सरकार को जो सीमित अधिकार है उसके अंतर्गत ही कार्य करना है। ये बात आप जो बोल रहे हैं कि कारपोरेटर वाला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम भी बिल्कुल सहमत है कि उसमें नहीं होने का है। और यहां तक जहां तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात आपको बताए, इसी छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव हुए हैं और चुनाव में पहले जो है प्रेफरेंशियल वोट से चुनाव होते थे आपके जो जिला योजना समिति के इसमें, लेकिन अभी इस सरकार ने फिर बदल दिया नियम को कि नहीं बहुमत के आधार पे होगा। तो अपने अपने हिसाब से अब यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते थे, इनडायरेक्ट करा लिया। तो ये नगर निगम और उसके आधार पे किसी एक घटनाओं को लेकर के पूरे राज्यपाल की भूमिकाओं के बारे में नहीं हो सकता। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि भाजपा की केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं है। नीयत यदि ठीक नहीं रहती तो लगातार लोगों का भरोसा जीतना, और महामहिम के साथ अगर राज्य सरकारों के किसी विषय में टकराहट होती है, आप क्या सारे मुद्दे जो है, सारे मुद्दे, अरे प्रेम भाई थोड़ा ज्ञान की बात कहिए ना, आप इतनी दलीलें दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि संविधान के तहत, उसके तहत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ये जो आरक्षण वाला विधेयक है, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक गैर संवैधानिक कार्य में योगदान दे दिया जिसके तहत वो बिल रोका हुआ है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी उसको पूरा समर्थन था और उसे राज्यपाल ने रोका हुआ है। थोड़ा प्रेम प्रकाश जी समझाइए ना। तो संविधान की जानकारी, कानून की जानकारी, नियम की जानकारी माननीय राज्यपाल को तो थी, पर जो भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसकी प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ की, उसके सम्मान्य विधायक, उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। प्रेम प्रकाश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण के समर्थन में अपना मत दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन आपत्तियों को उठाया जो संवैधानिक थे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही विधानसभा में पूछा कि क्या विधि विभाग के द्वारा इस बिल पर उनका जो अभिमत है वो लाया गया है। तो यहाँ के लॉ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अभिमत लॉ डिपार्टमेंट का नहीं है, लॉ डिपार्टमेंट से परिमार्जन कराया गया है। अब परिमार्जन जो है अभिमत नहीं होता है। आप तो हिंदी के व्याख्या मतलब जानकार है। प्रेम प्रकाश जी, मैंने तो बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे सवाल किया, क्या छत्तीसगढ़ विधानसभा में जब इस पर वोटिंग की नौबत आई, क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक गैर विधि सम्मत विधेयक के संदर्भ में खिलाफत में वोट किया?
जिसके समर्थन में आप लोग रहे सदन के अंदर, आज यहां पर हम सबको बता रहे हो ये ठीक नहीं है, राज्यपाल जो कर रहे हैं वो ठीक है। दोनों में अंतर विरोध है, या तो राज्यपाल ठीक है या भारतीय जनता पार्टी ठीक है। थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना प्रेम प्रकाश जी। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण के पक्ष में अपनी बात कही कि हम आरक्षण के समर्थक हैं जी, लेकिन उन बातों को भी आपत्तिजनक उठाया और उन्होंने संशोधन भी दिया, लेकिन बहुमत है, बहुमत से संशोधन जो है खारिज हो गया। भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर अपनी उस स्थिति को जानती थी और जिन बिंदुओं पर आपत्ति उठाई थी वो संवैधानिक बिंदु थे, लेकिन वहां संवैधानिक बिंदु मानने की किसी को आवश्यकता ही नहीं थी। कोई तो बहुमत की अभाव के चलते भारतीय जनता पार्टी विधिक रूप से जो होना चाहिए वो नहीं करा था कि सदन के भीतर, ये प्रेम प्रकाश जी बता रहे हैं। पर राज्यपाल जो भी कर रहे हैं वो नियम संगत कर रहे हैं। मुझे जाना है डॉक्टर विनय जायसवाल के पास इस मुद्दे पर, लेकिन इमरान लतीफ काफी देर से कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार उनकी टिप्पणी लेते हैं, फिर विनय जायसवाल जी के पास चलते हैं। जी देखिए हिमांशु जी, अभी प्रेम प्रकाश जी बात कर रहे थे तो उन्होंने बार बार ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि राज्य सरकार को डिस्टर्ब किया जाए या अपना एजेंडा थोपा जाए। लेकिन साफ साफ दिख रहा है अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा फैसला आया है, जो दिल्ली के मेयर चुनाव के संदर्भ में है, उसमें जो स्टैंड दिल्ली के उपराज्यपाल का था उसको पूरी तरीके से महामहिम ने पलटने का काम किया है। जो माननीय न्यायालय है उसने महामहिम के सारे आदेशों को पलटने का काम किया है। तो इससे साफ पता चलता है कि अभी तक हम लोग भी बार बार ये बात उठा रहे थे कि दिल्ली के अंदर जो चुनी हुई जनता की जो चुनी हुई सरकार है उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है। एक सरकार जो भारतीय जनता पार्टी और एलजी के गठबंधन वाली है उसको चलाने की कोशिश हो रही थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। और आज आपने देखा, अब मैं पूछना चाहता हूं कि अगर जरा सा शर्म बाकी है उपराज्यपाल महोदय के अंदर तो क्या वो इस्तीफा देंगे? चलिए उनके अंदर कोई शर्म नहीं बाकी है, लेकिन क्या केंद्र सरकार इस बात को संज्ञान में लेते हुए क्या वहां पर उपराज्यपाल को हटाने का काम करेगी, उनका इस्तीफा लेने का काम करेगी? अगर दोनों में से एक काम नहीं होता है तो इससे साफ समझा जाएगा कि दोनों के बीच में गठबंधन है और उपराज्यपाल ने अब तक जो खेल दिल्ली के अंदर खेला है वो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को थोपने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को थोपने के लिए है। दलील के साथ बैठे हैं इमरान लतीफ। आज उनके पास दिन भी है, मौका भी है, संदर्भ भी है कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के फैसले को अंगूठा दिखा दिया, बता दिया है कि आप जो करना चाह रहे थे ठीक नहीं था। प्रेम प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं प्रेम प्रकाश जी? कुछ है उसमें कहने के लिए? जहां तक इस फैसले का, मैंने पहले भी कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में भी और बाकी जगह भी जो कारपोरेटर के इसमें होते हैं एल्डरमैन, वो वोटिंग का नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप इस्तीफा की बात कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे? बहुमत के आधार पर उनको जो अधिकार नहीं था वो भी दे के पारित करवाए हैं। आपके विजिलेंस, एसआईबी और इसके संबंधित जो उनका काम नहीं था, तो आप एक कारण को लेकर के पूरा का पूरा आप कर दोगे, ऐसा नहीं होता। और इसलिए मैंने कहा कि जो श्रवण जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नीयत में ठीक नहीं है, नीयत हमारी ठीक है और हम लोग पूरे उस इंटीग्रिटी के साथ में कि जो संविधान की रक्षा करने का जो दायित्व है हमारा, वो सारे लोग कर रहे हैं। एक एक बड़ा वेग चला जा रहा है। अभी आपने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को 2 महीने के अंदर वहां बिठा दिया गया, मिलिट्री के एक्समैन को बिठा दिया गया। श्रवण जी ने कहा आखिर किसको बिठाएंगे? पहले भी जो है आईपीएस अफसर बैठे हैं, पहले भी एक्स सर्विसमैन बैठे हैं और जजेस बैठे हैं। अब वो चूंकि नजीर साहब राम मंदिर का फैसला दिए थे और सर्वानुमति का जो फैसला था उसके कारण आप उसको टारगेट कर रहे हैं। तो ये तो आपका अपना वैचारिक मत हो सकता है, लेकिन संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक तार्किक बात कही प्रेम प्रकाश पांडे जी ने। एक तरफ कहा जाता है कि राज्यपाल के पद पर केवल पॉलिटिकल रूप से लोगों को बिठाया जा रहा है और जब गैर राजनीतिक लोगों को इस पद पर दिया जा रहा है तो भी सवाल उठाया जा रहा है कि इनको क्यों बनाया जा रहा है। अब अगर सेना के जनरल को बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज रहे हैं उनको बनाया जा रहा है, इसके बावजूद भी शिकायत है, तो बनाए किसको? क्या भारत की सीमा से बाहर ले जाकर आए और उन्हें बनाए?
इसको उत्तर लेने के लिए मैं श्रवण जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विनय जायसवाल जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि प्रेम प्रकाश पांडे जी ने बताना चाहा सदन में जो कुछ भी था उसमें संख्या बल नहीं था, इसलिए हम कर नहीं पाए। बाकी जो हुआ था वो विधि सम्मत नहीं था, और चूंकि विधि सम्मत नहीं था तो उसके संदर्भ में राज्यपाल के द्वारा भूमिका का निर्वहन किया गया। क्या कहते हैं विनय जायसवाल जी? ये जितनी भी राज्य सरकारें हैं इन्हें पता ही नहीं है इनके अधिकार क्षेत्र में क्या है, बार बार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करती हैं, नतीजे में राज्यपाल को अपनी भूमिका निभानी पड़ती है, और जब भूमिका निभाई जाती है तो आपको शिकायत हो जाती है, देश के सम्मुख ऐसा आता है कि देखो राज्यपाल और राज्य सरकार में झगड़ा चल रहा है। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? हिमांशु जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी बहुत ही सीनियर लीडर है जी, और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है जी, आपके प्रश्न का उत्तर वो ठीक से दे नहीं पाए जी, अगर अल्पमत में थे जी, और अगर जो विधेयक आया था, आरक्षण विधेयक जो आया था जिसके ऊपर कानून बना, उसमें आपने सर्वसम्मति से वोटिंग क्यों किया? आप तो वॉकआउट भी कर सकते थे, जी, खूब वहां सदन से वॉकआउट करते हैं, वॉकआउट भी कर सकते थे अगर आपको ऐसी परिस्थिति बन रही थी जहां आपका मामला जो आरक्षण विरोधी जो मामला है उसको अगर आप ठीक से सेव नहीं कर पा रहे थे तो उसमें वॉकआउट कर सकते थे और उस तरीके से बच सकते थे। लेकिन सर्वसम्मति से पास हुए विधेयक को जिस तरह से राज्यपाल ने रोक के रखा है, क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया है? क्या ये राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है? और क्या ये पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट है, ये पूरा हाई कोर्ट है कि माननीय न्यायालय का काम क्या राज्यपाल करेंगी? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे? ये निर्णय कौन लेगा? आज अगर कोई विधेयक बना है, कोई कानून सर्वसम्मति से बना है और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, अगर उसमें कोई कमियां हैं, तो इसका कोई निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट लेगी ना, या हाई कोर्ट लेगी। तो उसको अभी से ये कैसे मान के चल रहे हैं, राज्यपाल कैसे मान के चल रहे हैं? राज्यपाल कैसे मान के चल रहे हैं? व्यवस्था यह है कि राज्यपाल अगर किसी विधेयक से असहमत होती है तो उनके पास में शक्ति है कि वो वापस विधानसभा को लौटा दे सरकार को। तो प्रेम प्रकाश पांडे जी, मुझे आना है आखिरी दौर की बातचीत के लिए श्रवण जी के पास, पर थोड़ा आप रोशनी दीजिए ना। ये अपने पास रखे रहना और अनादिकाल तक रखे रहना, क्या वाकई संविधान निर्माताओं की ऐसी मंशा थी? व्यवस्था तो यही बनी ना कि विधेयक पर अगर सहमति ना हो तो वापस लौटा दे, अगर इसके बाद भी विधानसभा उसे पारित करती है तो राज्यपाल बाध्य है कि उस पर हस्ताक्षर कर दे। अब एक लैकुना है पूरी व्यवस्था के अंतर्गत, ये समय अवधि तय नहीं है कि राज्यपाल को कितने समय तक या तो साइन करना है या वापस लौटाना है। क्या आप नहीं मानते? ये जो एक गली है पतली सी, उसको आपने राजमार्ग में तब्दील कर दिया है। क्या कहते हैं प्रेम प्रकाश जी? संविधान निर्माता सोच नहीं पाए थे कि आने वाली हमारी पीढ़ियां इतनी कुशाग्र, इतनी बुद्धिमान, इतनी चतुराई भरी होंगी। इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ आरक्षण बिल का है, आप अच्छे से जानते हैं कि ये 58% जो पहले था उसको हाई कोर्ट ने निरस्त किया और हाई कोर्ट में लगभग 22 पेशियां हुई, जिसमें 18 पेशियां इनकी राज्य सरकार थी। अब आप बताइए कि 58% को रिजेक्ट किया है और आप 76% ले गए हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस का फैसला है, राज्यपाल को जो बिजनेस रूल है उसमें इस बात को कहा गया है कि वो देखेगा कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों के अनुकूल है या नहीं है, मतलब संवैधानिक स्थिति है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है प्रेम प्रकाश जी, आपकी बात से 100% सहमत हूं, पर कब तक देखेगा राज्यपाल? कोई समयावधि होगी कि नहीं होगी? देख लिया ना, इतनी दमदारी से प्रेम प्रकाश जी जैसा कुशाग्र व्यक्ति यहां बता रहा है कितना गलत काम किया है, तो वापस भेजेगा ना कि भाई सरकार आपने ये ठीक नहीं किया है, आपने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है, इसलिए ये विधेयक बगैर साइन किए वापस किया जा रहा है। नहीं, मेरा एक है ना, लेकिन जो आपने कहा कि उनको अधिकार है ना, तो अधिकार वो उसी चीज के लिए तो राज्य सरकार से वे जो जानकारी मांग रहे थे कि भाई वो भी संतुष्ट होना चाहेंगे कि आगे जाकर के बिल
क्योंकि आप विधानसभा के द्वारा पारित तो कर सकते हो, लेकिन अगर महामहिम भी जो संविधान के एक कस्टोडियन है और उसके द्वारा भी संविधान के विपरीत कार्य हो तो अब हमें इस विषय को ज्यादा खींचेंगे तो हमारा विषय राज्यपालों की भूमिका के स्थान पर छत्तीसगढ़ का आरक्षण विधेयक पर रह जाएगा। हमारी मंशा ये नहीं है। हमारी मंशा तो कुल मिलाकर राज्यपालों की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों के संदर्भ में है। श्रवण जी, बहुत स्पष्ट तौर पर आपसे बात जो करना चाहता हूं आखिरी दौर की वो ये है कि क्या इस मामले में गड़बड़ एक तरफ से ही हो रही है या आप महसूस करते हैं कि गड़बड़ तो दोनों तरफ से है। जो तमाम राज्यों में गैर भाजपा शासित सरकारें सीधे शब्दों में कहे वो है, वह भी अपना आचरण ऐसे रखना चाहते हैं कि राज्य ही जैसे समूचा देश है वह अपने अनुसार फैसले लें और राज्यपाल का काम है कि सिर झुका के उनके द्वारा लिए गए फैसलों का अनुमोदन कर दे। तो थोड़ा इस पर दृष्टि दीजिए, क्या वाकई केंद्र सरकार की मंशा ही आपको गलत दिखती है या राज्य सरकारों के आचरण में भी आपको कहीं कोई कमी, कहीं कोई चूक दिखाई देती? देखिए, मैं राज्य सरकारों को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, पर यहाँ जो पूरा मामला है जी, जो प्रेम प्रकाश जी ने कहा, जैसे केरल में यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स को या कुलपतियों को नियुक्त करने का मामला है जी, या बंगाल में था जी, तो बंगाल में फिर ममता बनर्जी ने सारे अधिकार अपने पास ले लिए जी, जिस तरह का कॉन्फ्रंटेशन हुआ। यह एक अलग मामला है। इसको मैं अधिकार क्षेत्र का मामला मानता हूं। हालांकि केरल में आरिफ मोहम्मद साहब ने के साथ अब वहां की सरकार के ठीक संबंध हो गए हैं और वो सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल ने तमिलनाडु का नाम बदलने की कोशिश की। ये जो है, इसको तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कैसे स्वीकार कर सकता है कि वहां के जो राज्यपाल हैं रवि, उन्होंने जिस तरह का कॉन्फ्रंटेशन किया। झारखंड में अब एक नया संकट आने वाला है हिमांशु जी। माइनिंग मामले में इलेक्शन कमीशन ने झारखंड के सीएम को डिस्क्वालीफाई करने के लिए गवर्नर को कहा है। रमेश बैस साहब जो आपके यहां के हैं, वो पूरे मामले को अधूरा छोड़ के नए राज्यपाल के जिम्मे छोड़ के वो चले गए हैं महाराष्ट्र में, जहां की पूरी ये पिटीशन का मामला है। इसमें मामला ये है, जो प्रेम प्रकाश जी ने कहा, उसका उत्तर उन्हीं से मांगेंगे अपन जी कि किन लोगों को नियुक्त करना चाहिए। मैं जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं, मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता, वो अवमानना होगी, ठीक नहीं लगता है कि आप राज्यपाल के पदों पर नियुक्त लोगों के नाम लेकर अवमानना करना है। पांडे जी जानते हैं कि किस तरह के लोगों को, किस उम्र के लोगों को, मैं कांग्रेस के जमाने को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं बचा नहीं रहा हूं कांग्रेस के जमाने को। मैंने शुरू में ही कहा है कि ये भ्रष्टाचार जो है राज्यपालों की नियुक्ति का, इसकी नींव जो है वो कांग्रेस ने डाली है। जी, मैंने केवल एक चीज कही थी कि जिस चीज को लेकर विपक्षी सरकारें भुक्तभोगी रही हैं कि उनकी सरकारों को बर्खास्त किया गया, गिराया गया, अब वही काम केंद्र सरकार क्यों कर रही है। और राज्यपालों की जो नियुक्तियां हैं बहुत महत्वपूर्ण अब हो गई हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय को हमने देखा कि कितनी सरकारें गिराने के काम किए गए हैं अभी पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, और अब आने वाले 2 सालों में कितनी सरकारों को गिराया जा सकता है। तो इसलिए जनता के बीच में जो प्रेम प्रकाश जी चर्चा है नामों को लेकर के लोगों को पार्टी अपॉइंट रही है, बीजेपी अपॉइंट कर रही है, वो जनता उनको स्वीकृति नहीं दे रही है। उनके नामों पर जनता की मोहर नहीं लग रही है। उनकी योग्यता पर, उनकी विश्वसनीयता पर, उनके पार्टी एफिशिएंसी पर ये माना जा रहा है कि राजभवन अब पहले कांग्रेस के षड्यंत्र के या राजनीतिक
पटक के अड्डे बन गए थे, केंद्र बन गए थे, अब वो संघ की गतिविधियों के, बीजेपी के केंद्र बनते जा रहे हैं। ये गलत भी हो सकता है, जनता के बीच में एक भावना है और निश्चित रूप से जो चल रहा है, जिस तरह के लोगों को जानते हैं कि कैसा राज्यपाल बना गया है, वो उसमें जाना नहीं चाहिए हमको। सार्वजनिक पदों पर टिप्पणी करना कोई सार्वजनिक रूप से कोई उचित नहीं है। तो श्रवण जी ने काफी कुछ बात कह दी है। हमने सोचा तो ये था कि कार्यक्रम का समापन हम श्रवण जी से ही करेंगे, और श्रवण जी ने भी सारी बातें घुमा फिरा कर ला दी प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास ही है। और प्रेम प्रकाश पांडे जी थोड़ा विचारवान राजनीतिज्ञ हैं, भाजपा के तो हैं पर साथ साथ विचारवान भी है। तो प्रेम प्रकाश जी आखिरी में आपके पास आते हैं और सीधे तौर पर जानना ये चाहते हैं कि क्या वाकई आप मानते हैं कि राज्यपाल के पद की सीमा कांग्रेस के दौर में ये आप देश को बताते थे? क्या इस बात का कोई दर्द, क्या इस बात की कोई पीड़ा, क्या इस बात की कोई तकलीफ है कि आप अपने दौर में भी राज्य के पद की गरिमा को बढ़ाने में कोई भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं? क्या कहते हैं प्रेम? देखिए, कांग्रेस के जाने में सीधे सीधे जो चुनी हुई सरकारें थी 356 का दुरुपयोग करके उनको भंग कर दिया जाता था। पिछले 9 वर्षों में ये भी चुनी हुई हरीश रावत को लेकर प्रेम प्रकाश जी आप उत्तराखंड में क्या किया आपने? अरे जहां आपने 80 सरकारें बंद कर दी, अगर एक हुआ तो बाद में वो नहीं हुआ। हम ये मान रहे हैं ना कि देखिए, जहां तक राज्यपाल के पद का हो या किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसको संविधान के तहत जो कार्य करना है अधिकार है, वो उसके अपने भी व्यक्तिगत जो उसका व्यक्तित्व है और कार्यशैली है, इस पर भी उस पद और उसका हिसाब रहता है। हर मामले में ये मान लिया जाए कि केंद्र सरकार के निर्देश पे कार्य होता है, ऐसा तो नहीं है। आप ये बताइए कि महामहिम के द्वारा और राज्य सरकारों के बीच में कितने विधेयक पारित होते हैं, सब पे साइन हो जाते हैं, सबके रोज कार्य होते हैं, लेकिन कहीं पर अगर जो है ऐसा लगता है कि राज्य सरकार अतिक्रमण कर रही है या महामहिम संतुष्ट नहीं है, तो वहां पर जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है, पहला। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति स्वयं वहां जो बैठा है राज्यपाल के पद पर, उसका अपना भी व्यक्तिगत दायित्व है कि वे संविधान के नियम और दायित्वों और कर्तव्यों के अंतर्गत उसका पालन करे। और मैं समझता हूं ऐसा पालन हो भी रहा है, और कहीं कहीं नहीं भी अगर हुआ है तो उस संबंध में भी जो कार्रवाइयां हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो, क्योंकि अपने यहाँ ये त्रिस्तरीय जो व्यवस्था बनी हुई है, उन व्यवस्थाओं में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। और हमारी अपेक्षा तो ये थी कि प्रेम प्रकाश पांडे जी विचारवान राजनीतिज्ञ होने के नाते भी कुछ बात कह लेंगे। अब प्रेम प्रकाश जी की दिक्कत यह है कि विचारवान तो वो हैं, पर उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता है। कैसे कह दें? ये तो सवाल इस बात पर होना चाहिए कि माननीय धनखड़ जी जो इस समय उपराष्ट्रपति हैं, किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार को लेकर, जो उनकी अपनी सरकार है, राज्यपाल जब सदन में बोलता है तो मेरी सरकार करके बोलता है, उसके लिए सार्वजनिक तौर पर कैसे बयान देते थे, किस तरीके से खराब हो रहा है, क्या जनता के साथ किया जा रहा है। पर उसी जनता ने पिछली बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ ममता बनर्जी को चुन लिया। तमिलनाडु के सम्मानीय राज्यपाल है, उन्होंने तो विधानसभा में उस अभिभाषण को ही पढ़ने से इंकार कर दिया जो कैबिनेट से मंजूर हुआ था। जिस परंपरा की, जिस नियम की, जिस कानून की दुहाई देते हुए प्रेम प्रकाश पांडे जी नहीं थकते हैं, वो बताएंगे विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर उनका बड़ा यशस्वी कार्यकाल रहा कि ऐसा कैसे कोई राज्यपाल कर सकता है। तो कुल मिलाकर एक बात साफ है, देश देख रहा है कि राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच में अहम का टकराव नहीं, सियासी टकराव चल रहा है। क्या देश के संविधान में राज्यपाल के पद की व्यवस्था इस टकराव के लिए बनाई गई थी? समय समय पर बहस चलती रहती थी कि राज्यपाल के पद की जरूरत क्या है, और राज्यपाल का पद आने वाले समय में इस कदर महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किसी ने सोचा नहीं था। पर यह महत्वपूर्ण होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए है या लोकतंत्र की जड़ों में मठा डालने के लिए, यह विचार का विषय है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने, जो केवल मौखिक टिप्पणी है, इस देश में विचार के लिए एक विषय पैदा किया है। बेहतर होगा देश के तमाम जिम्मेदार लोग इस टिप्पणी को गंभीरता से लें, ऐसी नौबत ना आने दें
कि यह किसी केस के निर्देश की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट से ही निकल कर आए। कब तक सुप्रीम कोर्ट के भरोसे यह देश चलेगा? देश चुने हुए राजनेताओं के द्वारा चलना चाहिए। इस उम्मीद के साथ उम्मीद करते हैं समय रहते इसका समाधान निकले। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय आज का शेर इस विसंगति को ही व्यक्त करता है। शेर ये कहता है कि अब सियासत की दुकानों का ये दस्तूर हुआ, अब सियासत की दुकानों का ये दस्तूर हुआ, वही सिक्का नहीं चलता जो खरा होता है। राहीन मासूम रजा ने क्या कमाल की बात कही, पर दुर्भाग्य है कि यह हमारे देश की सियासत पर फिट हो रहा है। इसे बदलना चाहिए। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए, सोमवार को फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा